क्या ये मुमकिन है कि हेल्दी समझकर रोज सुबह की चाय में जो गुड़ मिलाया जा रहा है वो शरीर के अंदर ठीक वही तबाही मचा रहा हो जो कोल्ड ड्रिंक का एक डब्बा मचाता है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य ठीक इसी धारणा की एकदम गहराई से पड़ताल करना है। सही कहा, क्योंकि आहार की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर इतना ज्यादा भ्रम फैला हो, है ना? मतलब समाज में एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है, एक ऐसी आम धारणा बन गई है जहां चीनी को पूरी तरह से विलन, एक जहर मान लिया गया है और गुड़ को किसी जादुई अमृत का दर्जा दे दिया गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफेद चीनी छोड़कर अगर डब्बे भर भर कर गुड़ खाया जाए तो सेहत एकदम शानदार रहेगी। तो चलो आज इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर अमृत या जहर का लेबल चिपकाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मानव शरीर की बायोलॉजी भावनाओं से नहीं चलती। मतलब मार्केटिंग और विज्ञापनों से नहीं चलती। बिल्कुल, हमारा पाचन तंत्र कोई लेबल्स नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझता है। सही बात है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई एक चीज़ पूरी तरह से विनाशकारी है और दूसरी पूरी तरह से सुरक्षित, या फिर सच्चाई इन दोनों चरम बिंदुओं के बीच कहीं छिपी है। और भावनाओं से हटकर इस विज्ञान को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका शायद ये है कि हम उस जगह वापस जाएं जहां से इन दोनों की शुरुआत होती है, यानी खेत से लेकर इंसान की प्लेट तक का सफर। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि चीनी, जिसे हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, और गुड़ दोनों का ही जन्म एक ही जगह से होता है, गन्ने के खेत से। एकदम सही, दोनों का मूल स्रोत गन्ने का रस ही है, लेकिन गन्ने के खेत से निकलकर जब ये रस कारखाने तक पहुंचता है तो वहां जो प्रोसेसिंग होती है वही सारा विज्ञान बदल कर रख देती है। अच्छा, तो कारखाने में असल में होता क्या है? गन्ने के रस को उबालने के बाद चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही आक्रामक तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन? ये क्या होता है? इसे समझने के लिए एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन की कल्पना की जा सकती है जो अविश्वसनीय गति से घूमती है। बाप रे। हाँ, और इस गति के कारण गन्ने के रस में मौजूद सारा गाढ़ा गहरे रंग का जो तरल पदार्थ होता है, जिसे शीरा या मोलासिस कहते हैं, वो क्रिस्टल से पूरी तरह अलग होकर बाहर निकल जाता है। एक सेकंड, और यही वो मोलासिस है जिसमें गन्ने के सारे प्राकृतिक गुण, सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद जो सफेद क्रिस्टल बचते हैं उन्हें और ज्यादा साफ करने के लिए कई बार बोनचार या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ब्लीचिंग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। ब्लीचिंग मतलब उसे चमकाने के लिए? हाँ, इस पूरी आक्रामक प्रोसेसिंग का इकलौता मकसद होता है सुंदरता और शेल्फ लाइफ। एक ऐसा सफेद चमकता हुआ उत्पाद बनाना जो सालों तक खराब ना हो। लेकिन इस सुंदरता की कीमत तो फिर पोषण को चुकानी पड़ती होगी। बिल्कुल, अंतिम उत्पाद में 99.9% सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज बचता है। उसमें पोषण के नाम पर एक भी कण बाकी नहीं रहता। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ कि रिफाइंड चीनी शरीर के लिए नकली नोटों की उस गड्डी की तरह है जो पहली नजर में तो तुरंत अमीर होने का एहसास कराती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब खाते ही शरीर को तुरंत भारी एनर्जी देती है, लेकिन जब शरीर उस एनर्जी को खर्च करने जाता है तो पता चलता है कि अंदर कोई असली वैल्यू या पोषण है ही नहीं। एकदम सही, बस एक खोखलापन है। तो क्या शरीर के लिए ऐसी खाली ऊर्जा का कोई भी सकारात्मक उपयोग है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस खाली ऊर्जा या एम्प्टी कैलोरीज को पचाने के लिए शरीर को अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने रिजर्व का मतलब शरीर को नुकसान होता है? हाँ, जब वो शुद्ध सुक्रोज शरीर के अंदर जाता है तो उसे मेटाबोलाइज करने के लिए, यानी उसे पचाने और ऊर्जा में बदलने के लिए शरीर को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और चीनी में तो अपना कोई विटामिन होता नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए शरीर इसे पचाने के लिए अपनी ही हड्डियों और ऊतकों से मिनरल्स चुराना शुरू कर देता है। बाप रे, यानी ये सिर्फ खाली ऊर्जा नहीं दे रही है बल्कि ये शरीर के खजाने में सेंध भी लगा रही है। एकदम सही बात है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसी खालीपन और इसी खौफनाक प्रोसेसिंग के डर से लोग एक दूसरे विकल्प की तरफ भागते हैं। हाँ, और वो विकल्प है गुड़। हाँ, मतलब अगर चीनी ने प्रोसेसिंग में अपना सब कुछ खो दिया है तो लोग सीधा सा मतलब ये निकालते हैं कि गुड़
जो देखने में ही इतना देसी और अनरिफाइंड लगता है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सही कहा। लोगों के दिमाग में गुड़ के चारों तरफ एक ऐसा हेल्थ हेलो बन गया है कि वे सोचते हैं इसे खाने की पूरी आज़ादी है। हाँ, और यही हेल्थ हेलो सबसे बड़ी वैज्ञानिक भ्रांति पैदा करता है ना? बिल्कुल, ये सच है कि गुड़ बनाने की प्रक्रिया में वो सेंट्रीफ्यूजेशन वाला आक्रामक कदम नहीं उठाया जाता। गन्ने के रस को सिर्फ एक बड़े बर्तन में तब तक उबाला जाता है जब तक वो गाढ़ा होकर जमने ना लगे। मतलब उसमें से वो शीरा बाहर नहीं निकाला जाता? हाँ, क्योंकि उसमें से वो गहरा मोलासेस या शीरा बाहर नहीं निकाला जाता, इसलिए गुड़ में गन्ने के कुछ प्राकृतिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम बचे रह जाते हैं। और शायद इसी आधार पर इसे सुपर फूड कहा जाने लगा है। बिल्कुल। लेकिन क्या सच में उन थोड़े से मिनरल्स के लिए इसे इतना महिमा मंडित करना सही है? वही तो, मतलब लोग इसी बात को पकड़कर चाय हो, दूध हो या हलवा, हर चीज में गुड़ भर भर कर डालते हैं। और यहीं पर हमें गणित और बायोकेमिस्ट्री को एक साथ रखकर देखने की जरूरत है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को गहराई से देखें तो 100 ग्राम गुड़ में लगभग 11 मिलीग्राम आयरन होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि उन 100 ग्राम गुड़ में लगभग 98 ग्राम शुद्ध कार्बोहाइड्रेट और लगभग 380 कैलोरी भी होती हैं। 380 कैलोरी? बाप रे! अब सोचिए, अगर किसी इंसान को अपने दिन भर के आयरन या कैल्शियम की जरूरत सिर्फ गुड़ खाकर पूरी करनी हो तो उसे आधा किलो या उससे भी ज्यादा गुड़ खाना पड़ेगा। मतलब वो आयरन की कमी पूरी करने के चक्कर में हजारों कैलोरीज और सैकड़ों ग्राम शुगर शरीर में डाल लेगा। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक असली 1 रुपए का सिक्का पाने के लिए 1000 रुपए के नकली नोट स्वीकार कर रहा हो। वो धोखा ही तो खा रहा है। एकदम सही एनालॉजी है। अगर शरीर को आयरन चाहिए तो उसके लिए पालक है, बीन्स हैं, दालें हैं। गुड़ को मिनरल्स का मुख्य स्रोत मानना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी भूल है। तो बेसिकली गुड़ भी एक तरह की चीनी ही है। जी, गुड़ आखिरकार एक प्रकार की शुगर ही है, बस वो थोड़ी अशुद्ध शुगर है जिसमें कुछ मिनरल्स छुपे हुए हैं, लेकिन उसका 70 से 80% हिस्सा अब भी सुक्रोज ही है। रुको, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। शायद जो लोग ये विस्तृत चर्चा सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। मेरी दादी और शायद हम सब की पुरानी पीढ़ियां हर दिन भर भर कर गुड़ खाती थी। वो तो 90-95 साल तक एकदम स्वस्थ रहीं, उन्हें कोई डायबिटीज या दिल की बीमारी नहीं हुई। ये बहुत ही आम सवाल है। तो क्या वो सदियों का पारंपरिक ज्ञान, वो आयुर्वेद की बातें, क्या वो सब बस एक भ्रम था? क्या हमारी पुरानी पीढ़ियां भी इस हेल्थ हेलो का शिकार थी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब हमारी जीवन शैली के बदलाव में छिपा है। जीवन शैली के बदलाव में मतलब? 100 साल पहले जब इंसान के पूर्वज दिन में 10 से 12 घंटे खेतों में शारीरिक मेहनत करते थे, हल चलाते थे या मीलों पैदल चलते थे, तब उनके शरीर की मांसपेशियां एक स्पंज की तरह काम करती थीं। अच्छा। उन्हें तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती थी। जब वे गुड़ खाते थे तो वो भारी मात्रा वाली कैलोरी तुरंत उनकी मांसपेशियों द्वारा ईंधन के रूप में जला ली जाती थी। यानी उनके लिए वो फ्यूल था, कोई लग्जरी नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज की पीढ़ी दिन भर कुर्सी पर बैठ के लैपटॉप के सामने काम करती है। शारीरिक श्रम लगभग शून्य हो गया है। बात तो सही है। आज जब कोई इंसान बिना शारीरिक मेहनत किए शरीर में भारी मात्रा में कैलोरी डालता है, वो चाहे वो गुड़ से आए या चीनी से, शरीर के पास उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने का कोई जरिया नहीं होता। और फिर वो ऊर्जा फैट बन जाती है। हाँ, विज्ञान का एक बहुत सीधा सा नियम है, जो ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती वो शरीर में फैट यानी वसा के रूप में जमा हो जाती है। इसलिए पूर्वजों के नियम आज के इस बैठे रहने वाले जीवन पर हूबहू लागू नहीं किए जा सकते। तो इन सब का क्या मतलब है? कैलोरी और पोषण की बात तो हमने कर ली, लेकिन जब ये दोनों चीनी और गुड़ शरीर के अंदर जाते हैं तो खून में क्या प्रतिक्रिया होती है? जो शुगर स्पाइक की बात बार बार की जाती है, उसका असली विज्ञान क्या है? इसे समझने के लिए हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म को समझना होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये क्या मापता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये मापता है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट कितनी तेजी से खून में शुगर के स्तर को बढ़ाता है। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 65 के आसपास होता है। अच्छा, और गुड़ का? अब कई लोगों को लगता है कि गुड़ बहुत धीरे धीरे पचता है, लेकिन डेटा दिखाता है कि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी
61 से 64 के बीच ही होता है। अरे, यानी खून में जाकर धमाका करने के मामले में दोनों लगभग एक ही गति से दौड़ रहे हैं। जी हाँ, जब सुक्रोज शरीर में जाता है तो हमारा पाचन तंत्र उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है, आधा ग्लूकोज और आधा फ्रुक्टोज। आधा ग्लूकोज और आधा फ्रुक्टोज। ओके। ग्लूकोज सीधा खून में जाता है और ब्लड शुगर को अचानक से बहुत ऊपर ले जाता है। इस अचानक आए शुगर के तूफान को संभालने के लिए पैनक्रियाज तुरंत बहुत सारा इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन? हाँ, इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो कोशिकाओं के ताले खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। लेकिन अगर इंसान कुर्सी पर बैठा है तो कोशिकाएं तो पहले से ही ऊर्जा से भरी हुई हैं, उनके ताले तो बंद हैं। एकदम सटीक कोशिकाएं उस ग्लूकोज को लेने से मना कर देती हैं, इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओहो। और जब ऐसा होता है तो वो अतिरिक्त ग्लूकोज फैट में बदल जाता है। और वो जो दूसरा हिस्सा था फ्रक्टोज, उसका क्या होता है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। फ्रक्टोज सीधा खून में नहीं जाता, वो सीधा लिवर में जाता है। लिवर के अलावा शरीर का कोई और अंग उसे नहीं पचा सकता। सिर्फ लिवर? अच्छा हाँ। जब भारी मात्रा में फ्रक्टोज लिवर में पहुंचता है तो लिवर पर बहुत ज्यादा काम का बोझ पड़ जाता है और वो इस फ्रक्टोज को ट्राइग्लिसराइड्स नाम के फैट में बदलने लगता है। ट्राइग्लिसराइड्स? ये तो वही है ना जो फैटी लिवर का कारण बनता है। बिल्कुल, यही फैटी लिवर डिजीज का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर मैं इसे एक नए नजरिए से देखूं तो चीनी उस बेकाबू रेसिंग कार की तरह है जो सीधे लिवर और पैंक्रियाज की दीवार से जाकर बहुत तेज गति से टकराती है। और क्योंकि गुड़ में मोलासिस हैं, कुछ अशुद्धियां या मिनरल्स हैं जो उसे पचने में मामूली सा धीमा करते हैं, तो गुड़ शायद एक साधारण कार है जो थोड़ा रुक रुक कर चलती है। सही जा रहे हैं। लेकिन जा तो वो भी उसी दीवार की तरफ रही है। एक्सीडेंट तो दोनों में होना तय है ना? बिल्कुल। ये तुलना शरीर के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझाती है। गुड़ के मिनरल्स उस कार की गति को इतना भी धीमा नहीं कर पाते कि दीवार से टक्कर टल जाए। इसीलिए अगर किसी को डायबिटीज है या कोई प्री डायबिटिक है तो उसके लिए चीनी हटाकर गुड़ खाना कोई समाधान नहीं है। वो दोनों ही उनके खून में लगभग एक जैसी ही तबाही मचाते हैं। मतलब गुड़ खाना डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी भी तरह का कोई जादुई बचाव नहीं है? एकदम नहीं। ओ, ये तो शरीर के अंदर की पूरी रासायनिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन जब हम बाहर बाजार की सच्चाई पर नजर डालते हैं तो वहाँ एक और अलग ही कहानी चल रही है। हाँ, बाजार का असली चेहरा तो कुछ और ही है। मतलब अगर हम मान भी लें कि बायोलॉजिकली दोनों शरीर में एक साथ असर करते हैं, तो भी लोग तर्क देते हैं कि कम से कम गुड़ एक प्राकृतिक उत्पाद तो है। प्राकृतिक होने का तर्क। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि उसमें फैक्ट्री के वो खतरनाक केमिकल्स तो नहीं है जो सफेद चीनी में होते हैं। लेकिन क्या बाजार में मिलने वाला गुड़ वाकई उतना प्राकृतिक रह गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर कंज्यूमर साइकोलॉजी और बाजार की मिलावट का सबसे कड़वा सच सामने आता है। कड़वा सच? कैसा सच? इंसान का दिमाग ये सोचने के लिए प्रोग्राम हो चुका है कि जो चीज दिखने में साफ, चमकीली और सुनहरी है वो अच्छी और शुद्ध होगी। हाँ, हम तो चीजों को देखकर ही खरीदते। लेकिन असली प्राकृतिक गुड़ का रंग बहुत गहरा, लगभग काले या गहरे भूरे रंग का होता है और वो देखने में बहुत आकर्षक नहीं लगता। हाँ, मैंने गांव में असली गुड़ देखा है। वो काफी गाढ़ा और थोड़ा भद्दे से रंग का होता है। बिल्कुल। लेकिन मॉल्स और सुपरमार्केट्स में जो गुड़ मिलता है वो तो बिल्कुल हल्का पीला या एकदम सुनहरा होता है। वो इतना सुंदर कैसे बन जाता है? बस यही वो धोखा है। बाजार हमेशा मांग के हिसाब से चलता है। जब ग्राहकों ने सफेद और साफ दिखने वाले उत्पादों की मांग की तो गुड़ बनाने वालों ने उसे कृत्रिम रूप से साफ करना शुरू कर दिया। बाप रे। इस सुनहरे और हल्के पीले रंग को पाने के लिए गुड़ में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मिलाया जाता है, जिसे आम भाषा में सफोलाइट कहा जाता है। एक सेकंड, सफोलाइट? हाँ, और ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब जिस केमिकल प्रोसेस और सल्फर डाइऑक्साइड से बचने के लिए लोग चीनी छोड़कर प्राकृतिक गुड़ की तरफ भाग रहे हैं, वो असल में गुड़ के नाम पर कपड़े धोने वाले ब्लीच और केमिकल्स खा रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा गुड़ को कड़क और वजनी बनाने के लिए उसमें वॉशिंग सोडा और कैल्शियम कार्बोनेट तक की मिलावट की जाती है। वॉशिंग सोडा? ये तो बहुत ही डरावना है।
यानी जो गुड़ जितना ज़्यादा हल्का पीला और सुंदर दिख रहा है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसमें उतने ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं। हमने प्राकृतिक चीज़ को भी अपनी कृत्रिम सुंदरता की चाहत में जहरीला बना दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक संतुलित निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर क्या बनती है? मतलब अगर किसी इंसान को मीठा खाने का मन है और उसे चुनाव करना ही है, तो क्या वो गुड़ को चुने या चीनी को? अगर हमें दो बुराइयों में से कम बुरी चीज को चुनना हो तो निश्चित रूप से एक गहरा काला, बिना केमिकल वाला असली ऑर्गेनिक गुड़ सफेद रिफाइंड चीनी से बेहतर है। मतलब असली गुड़ बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम उसमें गन्ने का असली अर्क और कुछ मिनरल्स तो मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है वो ये है कि न्यूट्रिशन या पोषण में कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक शुगर आखिरकार शुगर ही है। सही बात है। शुगर इज अ शुगर। बिल्कुल, गुड़ को स्वाद के लिए खाया जाना चाहिए, ना कि किसी हेल्थ सप्लीमेंट या विटामिन की गोली की तरह। मतलब मॉडरेशन जरूरी है। हाँ, स्वस्थ जीवन शैली का असली मंत्र सिर्फ एक है, संतुलन। किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वो प्राकृतिक गुड़ ही क्यों ना हो, वो लिवर और शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगी। बिल्कुल सही। संतुलन ही सबसे बड़ी कुंजी है। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ हेल्दी का लेबल लग जाने से किसी चीज को असीमित मात्रा में खाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। एकदम सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद काफी समय तक हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। वो क्या? क्योंकि साफ और सुंदर दिखने वाले गुड़ की भारी मांग के कारण ही बाजारों में उसमें केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, तो क्या हम पारंपरिक और स्वस्थ खाने की होड़ में अनजाने में एक ऐसे सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे प्राकृतिक खाने को भी कृत्रिम और मिलावटी बना रहा है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है ना? क्या असली चुनौती सिर्फ चीनी और गुड़ के बीच चुनाव करना है, या फिर अपनी आंखों और दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन करना कि जो चीज देखने में सुंदर और एकदम साफ लगती है वो हमेशा सेहतमंद नहीं होती? बिल्कुल, प्राकृतिक चीजें अक्सर अपनी असलियत में थोड़ी भद्दी ही दिखती हैं। सही कहा। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा ने आहार और मीठे को देखने का एक एकदम नया वैज्ञानिक और पारदर्शी नजरिया दिया होगा। इस नई सोच और समझ के साथ आज के लिए बस इतना ही।